अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2024 के फोरम की एक तकरीब थी, खसूसी तकरीब थी, जिससे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि वो किसी भी दुनिया में किसी भी तनाज़े का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ अमन की जो कोशिश हैं वो उसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की, ख़ास तौर पर इकनॉमिक फ्रंट पर जो अचीवमेंट्स हैं, जिस तरह की कोशिश हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको मालूम है SIFC के ज़रिए दी भी गई, इस पर भी बात की। तो नाज़रीन, आज तकरीबन 9 दिन रह गए हैं 24 नवंबर को, जब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल जो दी हुई है कि जी 24 नवंबर को निकलेगा। और अब इतलात ये हैं कि बलूचिस्तान और सिंध के जो PTI के वर्कर्स हैं, लोग हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे, वो वहीं पर अपने ही सूबों में एहतजाज करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बानी PTI चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और जो बेरोज़गार हैं उनको बताएं कि हम उनके लिए निकल रहे हैं, तो उनको भी साथ आना चाहिए। तो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है। 9 दिन बाद जो है वो बाकायदा PTI अपने पूरे ज़ोर शोर से इस्लामाबाद की तरफ आ रही है और तैयारियां भी हो रही हैं। आज भी पेशावर में इसी हवाले से एक बैठक हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने दावत दी हुई थी, इस्लामाबाद से भी लीडर्स गए हुए थे, बाकी शहरों से भी, और वहाँ पे उन्होंने पूरा लाहे अमल तैयार किया है कि जी किस तरह बढ़ना है। क्या ये PTI के पास यही ट्रम्प कार्ड रह गया है या इसके अलावा भी कोई है? क्योंकि फाइनल कॉल जब आप दे देते हैं तो इसके बाद इसका मतलब है कि आपने किश्तियां जला दी, इसके बाद कोई और डायलॉग की गुंजाइश शायद नहीं रहती। नाज़रीन, आगे चल के बात करेंगे ज़रा दो बड़े हुकूमती इत्तेहादी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हुकूमत ने अपने जो किए हुए वादे थे वो पूरे नहीं किए, यानी कि PMLN ने जो पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट्स की थी वो शायद पूरी नहीं की, और इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़रा नाराज़ हैं। इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और जो आपको मालूम है 5 रोज़ा IMF का दौरा आज मुकम्मल हुआ, उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, एडवोकेट, मेंबर लीगल टीम PTI और PTI लीडर इमरान खान साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। कादर खान मंदोखेल साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कामरान मुर्तज़ा साहब ने आज से 2 रोज़ कबल बात की थी PTI के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है चंद रोज़ कबल एक पूरी कोशिश की गई कि PTI जो है वो JUIF को मनाए, और वो अब पार्लियामेंट में डे टू डे बेसिस पे वर्किंग अरेंजमेंट के बाद जो स्ट्रीट पे आ रहे हैं उसमें भी उनको शामिल करने की कोशिश की गई। लेकिन चौधरी साहब, देखिए कि इमरान मुर्तज़ा साहब की एक राय है और इस राय से जो है वो मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। सही, क्योंकि PTI का वर्कर और दूसरी जमातों के वर्कर्स में फ़र्क है। PTI का वर्कर जब इमरान खान साहब की कॉल आती है तो वो निकलते हैं। पहले भी जो कॉल्स आई हैं तो उस पर तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, जो भी जबर व इस्तबदाद हुआ है, उसके बावजूद लोग निकले, लोग निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में मुसलसल 47 की हुकूमतों ने, उसके पहले PDM की हुकूमत ने जिस तरह से वर्कर्स को टारगेट किया, लीडरशिप को टारगेट किया, एक पूरी पार्टी को टारगेट किया। फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा नहीं लेने दिया। इसके बावजूद PTI ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क को सरप्राइज़ किया। सही, और इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पॉलिटिकली मोस्ट पॉपुलर पार्टी आज भी PTI है, और जेल से बैठ के भी इमरान खान ने इलेक्शन जीती है, और उनके ऊपर झरलू फेरा गया, और जिस तरह से उनका मैंडेट
छीना गया। तो ये 3 अहदाफ रखे हैं इमरान खान साहब ने अपने जो फाइनल कॉल के सबके जो इलेक्शन का मैंडेट है वो वापस किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम जिसके ज़रिए अदालतों को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सतह तक रिड्यूस कर दिया गया है और उनकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत है उसको चैलेंज कर दिया गया है और सिस्टम में जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है उसको थॉट कर दिया गया, उड़ा के रख दिया गया है। और असीरान जो हैं, प्रिजनर्स जो हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको अभी तक 1.5-2 साल हो गए हैं, बल्कि 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा चार्ज प्रूफ भी नहीं हुआ है, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, किया जा सका। तो उनको भी अभी तक चाहे उनकी भी रिहाई का मुतालबा होगा 24 नवंबर को। तो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या अडियाला की तरफ जाएंगे? अडियाला की तरफ तो नहीं जाने का इरादा? इस्लामाबाद फाइनल है, डिसाइडेड। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि क्योंकि कफन बांध के आना है तो शायद नहीं। और दूसरा मैं आपका वो भी सुन रहा था कि 2 सूबों से ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि MNAs, MPs और जो पार्टी के तंजीमी अहदेदार हैं वो आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। नहीं, ऑब्वियसली वो आएंगे, लेकिन लोकल वहाँ के लोग पूरी तरह मतलब वो जो है बाकायदा एक जो ट्रैवल करके यानी वर्कर्स वो अपने बिल्कुल आएंगे, लेकिन लीडर्स आएंगे। नहीं सारे वहाँ पे कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। वर्कर भी बिल्कुल आएंगे तो अच्छा चलें, बिल्कुल आएंगे, चलें, बिल्कुल सही है। कादिर खान मंदोखेल साहब, कामरान मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू भी मैंने आपको बताई कि उन्होंने क्या कहा। उनका ये ख्याल है कि PTI हम जल्दबाजी कर रही है और इनको मतलब उनका मशवरा ये था कि आप दीगर अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको भी साथ लेकर चलते और एक अच्छी तहरीक चलाते। तो आपको क्या लगता है कादिर खान मंदोखेल साहब, ये सर पे कफन बांध के आएंगे और फिर गायबाना नमाज जनाजा भी पीछे पढ़ ली जाए अगर वापस नहीं आते, तो ये तो लगता है कि इस दफ़ा हुकूमत को सही मानों में टफ टाइम देने के लिए आ रहे हैं? फैसल चौधरी साहब मेरे पेटी भाई है, वकील है। जब हम किसी मुलजिम का ज़मानत की दरख्वास्त जामिल करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि ये किसी और केस में मुलवस नहीं है, इनका बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है और वगैरह वगैरह। तो आप मुझे बताओ कि PTI का एहतजाज का बैकग्राउंड ज़बरदस्त है क्या वो तशद्दुद से, इंतशार से भरा हुआ नहीं है क्या? और मैं हैरान तो इस बात पे कि इमरान खान साहब ने पूरे PTI की आदत पे अदम एतमाद का इजहार किया है और इसी वजह से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा वो धोखा दे चुके हैं अपने कारकुनों को और इनके जज्बात को। 24 घंटे गायब था, किधर था? और फिर IG ने इसकी तलाशी लिए, बटवा, पैसे, मोबाइल सब लिए, मगर IG को नजर नहीं आया। बगैर नेटवर्क के ये मरगला के पहाड़ों पे पहुंच गया, वहां गाड़ी खड़ी थी और बगैर पैसों का 12 जिलों से होते हुए। ये ऐसी चीजें तो हमने कार्टून फिल्मों में देखे हैं ना, वहां ट्रांसपोर्ट और पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है कार्टून फिल्मों में। लेकिन मैं इस बात की चीज कर रहा हूँ, और ये गालिबन फैसल चौधरी साहब या PTI के दूसरे दोस्त मुख्तलिफ चैनल में मेरे साथ इस सवाबी जलसे से पहले थे। उस वक्त मैंने कहा कि एक मरतबा फिर अली गंडापुर जो ना धोखा देगा, तो आपने देखा वो सारी चीजें सामने आ गई। तो इमरान खान साहब का फैसल चौधरी साहब के ऊपर अलीमा बीबी के जरिए जो ये पैगाम दिया इन्होंने, तो ये अदम एतमाद है गौर खान के ऊपर, उमर अयूब के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर, अली गंडापुर के ऊपर, इन सब के ऊपर। तो एक बात तो ये तय हो गई सारी। दूसरी बात ये कि आज क्या तारीख है? आज 15 तारीख है जी, और 24 को उन्हें इस्लामाबाद होना है और अभी तक इनको ये नहीं पता, इन्हें ये डिक्लेयर नहीं किया कि जारी बात है 24 का मतलब ये है कि उन्हें 21-22 को रवाना होना है मुख्तलिफ शहरों से। और अभी ये कभी कहता है सूबे वाले अपने तौर पे करेंगे या वफाक में पंजाब ने तो हरी झंडी दिखा दी है। पहले प्रोग्राम में कोई नहीं निकला, सिंध से कोई नहीं निकला, बलूचिस्तान से कोई नहीं निकला, निकले तो इस्लामाबाद से लोग निकले या तोहफा में सरकारी मुलाजमीन को, जहां अली अमीन गंडापुर ने 10,000 रुपए आप रिश्वत को या उसको शाबाशी दो और इनको A ग्रेड बढ़ाने का सरकारी मशेदरी सरकारी मुलाजमीन के साथ हुआ है, वो दुनिया ने देखा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल पे दोबारा जो ना इस तरह मुनज़्ज़म होना, और फिर अली गंडापुर पहली पार्टी के साथियों को ये कह चुका है भाई मैंने करोड़ों रुपए लगाए, खास तौर पे अमाद अजहर को, कि आपने क्या किया। और फिर D चौक में यहाँ पे कहते हैं अली गंडापुर पहुंचा,
वो 1 मिनट के लिए पहुंचा, वो जो पूरे जुलूस पुख्तनख्वा से लेके वो तो बीच रास्ते में छोड़ दिए, वो तो पुलिस के सैलून के सामने, पुलिस के सैलून के सामने छोड़ दिया। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये फ्लॉप शो के एक मरतबा फिर अभी तक ये तय नहीं हो सका कि कितने बजे रवाना और कहाँ जमा होना, अभी दिन है सर, 9 दिन है। बिल्कुल। अली गौर बलोच साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि जी बगैर पैसों के वो 12 जिले क्रॉस करते हुए जो है वो केपी असेंबली पहुंच गए थे। तो वो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मौला जट को जो भी मौले कितने मौला, तो मौला पता नहीं कितने ही जिलों से घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंच जाता था 1 मिनट में। तो ये भी माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का गंडासा लेकर कह रहे हैं, तैयारी करके निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मतलब जाहिर है कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन हैं और बासियत एक सियासी वर्कर के मैं ये समझता हूँ कि जो इस दफ़ा इन्होंने एहतजाज का अनाउंस किया है, हस्ब रिवायत उस एहतजाज के ऐलान में भी कोई जान नज़र नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल, चूँकि जिस तरह से इन्होंने हर तरह से पहले अदलिया के ज़रिए और अदालतों के ज़रिए और अदलिया को की तकसीम के ज़रिए ये मतलब है कि एक नैरेटिव बनाते रहे। फिर उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ अली अमीन गंडापुर आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, उन तमाम गुब्बारों से हवा निकल गई। तो मेरा ख्याल है कि अब इस एहतजाज में मुझे तो कोई जान नज़र नहीं आती, लेकिन सूरत हाल ये है कि इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, वो तो यही है कि ये एहतजाज नहीं करते, पुरअमन एहतजाज की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक इंतशार छुपा होता है, उसके पीछे एक अनारकी छुपी होती है, उसके पीछे पाकिस्तान की रियासत के ऊपर और उन रियासती इदारों के ऊपर कोई ना कोई हमले की वारदात छुपी होती है इनके एहतजाज के अंदर। और इन्होंने हर दफ़ा ऐसा ही किया। और अभी भी ख़ास तौर पर देख लें, अगर ये इतने पॉपुलर थे और इनकी एहतजाज की कालें इतनी पॉपुलर थीं, तो मुझे बताएं कि ये पंजाब से लोग क्यों नहीं आए, सिंध से लोग क्यों नहीं आए, मास वाए कि अली गौर बलोच साहब, फैसलाबाद से बड़ी तकड़ी सीटें ली हैं पीटीआई ने, तो मुझे लगता है कि आपके शहर फैसलाबाद से ज्यादा लोग आएंगे। पिछली दफा जो और फिर आपको मालूम है साहिबजादा साहब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी वहीं पे। हाँ, वो जाहिर है कि अगर जो पिछली दफा इनका एहतजाज था उस वक्त फैसलाबाद वालों को भी किसी ने नहीं रोका था, आ सकते थे, आए जी बिस्मिल्लाह। हम कब कहते हैं, हम तो कहते हैं कि कारकुन हैं, आए। लेकिन जाहिर है कि अब उन्होंने देख लिया कि जिस तरह से 9 मई के वाकयात में इन्होंने नौजवानों को बहलाकर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमला करवाया, और फिर उसके बाद बानी पीटीआई ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करें। अब उन माँ बाप के बच्चे जेलों में गल सड़ रहे हैं और जिनसे ये जुर्म करवाया गया था, और इन लोगों ने उनको ये कहते हैं ये तो पीटीआई के वर्कर ही नहीं है और हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। तो इन्होंने तो इसी तरह से अब केपीके के वसाइल इस्तेमाल करके, मशीनरी इस्तेमाल करके, वहाँ के मुलाजमीन को इस्तेमाल करके, वहाँ का पैसा इस्तेमाल करके अब कितनी दफ़ा पामाल करेंगे इस्लामाबाद के अमन को और पाकिस्तान के अमन को। पहली बात तो ये है कि हाँ, एहतजाज करने आए, ये तो हमलावर होने आते हैं, पूरी मशीनरी साथ लेकर आते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, तो सर आप खंदकें खोद देते हैं, आप कंटेनर लगा देते हैं, तो मशीनरी तो सिर्फ यही होती है इतनी सी कि वो उनको उठाने के लिए, कंटेनर्स को उठाने के लिए। चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्यों परेशान हो जाती है। जिस तरह सवाबी में जलसा शुरू हुआ तो यहाँ कंटेनर लगना शुरू हो गए थे कि जी शायद अभी निकल आएंगे, तो अभी तो 24 की कॉल है, तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। तो हालात तो यही बताते हैं कि शायद हुकूमत जो है डर जाती है, वरना अगर वो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं तो आने दें। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, एक तो ये कि बाकी जमातों को भी आप लोगों ने दावत दे दी है कि आप साथ आएँ, कहीं से कोई नॉड आया कि यस हम आएंगे? देखिए, अभी सलमान साहब को और गौर साहब को आज ये हिदायत जारी की गई है, तो उसके बाद वो रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह
मुझे उम्मीद है कि देखिए ये जो अहदाफ हैं ये किसी एक पाकिस्तानी के तो नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा दोस्त कादर मंदोखेल जो है, इसका भी जो मैंडेट है वो चुराया गया और मुस्तफ़ा कमाल को इनकी सीट दी गई और इन्होंने बड़े हमेशा ये कहा है और मीडिया पे ये पीटीआई पीपल्स पार्टी की हमदर्दी गेन करने की नहीं, बात मैं कर रहे हैं कादर मंदोखेल की सीट के लिए तो मैं एहतजाज बुलंद करूंगा ना, मेरा दोस्त है, नहीं, वो बेटी भाई है मेरा, नहीं वो तो है। तो उसके लिए एक ख़ास बात है। तो कादर मंदोखेल डी चौक में इंशाल्लाह इसकी सीट के लिए भी हम एहतजाज करेंगे कि इसका मैंडेट भी वापस करें। सही, अच्छा चले ये ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस दफ़ा इनके साथ वो होगा कि ये अगले 2 साल उठ खड़े होने के काबिल नहीं रहेंगे। राना साहब बचपन से ऐसी बातें करते हैं, जब बड़े होंगे तो फिर बात करेंगे। ये कमाल कर रहे हैं, वो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, इस वक्त एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। बात यह है कि राना साहब जैसे मुशीरों ने मरवाया है इनको, तो ये कहते थे कि जी बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कहीं पे ये रियलाइजेशन है चौधरी साहब की बहुत बड़ी कॉल दे दी है, फाइनल कॉल है 24 और ये नहीं इमरान खान की कॉल है, फाइनल बड़ी कॉल ही होगी, इमरान खान की कॉल मामूली कॉल होगी नहीं, लेकिन आपको अंदाजा है कि अगर ये मतलब मज़कूरा नताइज हासिल ना हो सके तो नुकसान होगा सियासी तौर पर। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये तो जो कैलकुलेशन है, जो पॉलिटिकल साइड देखते हैं या खान साहब ने कॉल दी है, तो ये कैलकुलेशन तो उनके जहन में डेफिनेटली होगी ना कि अगर ये नहीं हो सका तो सवाल ये है कि आइंदा का लाएअमल आइंदा दे देंगे। नहीं, कोई थोड़ा बहुत तो बात हुई होगी ना कि अगर ये नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, ये नहीं हो, और दूसरा जिस तरह हुकूमत आपको बिल्कुल तैयार है, रोकेगी नहीं आने। देखिए हुकूमत जो है ये तो तैयार ही इन कामों के लिए होती है ना, क्योंकि ये गैर सियासी हुकूमत है ना, 47 की हुकूमत है। 45 की होती तो इंटेलिजेंस होती, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होती, इंगेजमेंट होती। पार्लियामेंट अच्छा फोरम है एहतजाज करने के लिए, आवाज रजिस्टर कराने के लिए, मामलात के लिए। हाँ, अगर आपने एक डिफैक्टो 47 की गवर्नमेंट को चलाना है जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, जिसके पास पब्लिक की तरफ से कोई जो वोटें नहीं है और एक इम्पोज की गई हुकूमत है, फिर तो पार्लियामेंट अच्छा एक बोगस पार्लियामेंट, बोगस इलेक्शन के जरिए बोगस हुकूमतें कायम कर लें। आप भी बैठे हैं उस पार्लियामेंट में? नहीं, उस पार्लियामेंट में हम तो अपना मैंडेट लेने के लिए भी बैठे हैं ना। मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, अवाम की नुमाइंदा जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए ये बात तो अब गैर जानबदार मुबसरीन हों, इदारे हों, मुझे याद पड़ता है पीपल्स पार्टी ने एक दफा अपनी एक मतलब नई अलहदा से पार्लियामेंट बाहर लगा ली थी, मुझे कुछ याद पड़ रहा है। नहीं याद है पीपल्स पार्टी, तो आप लोग भी बना लें एक अलहदा बाहर पार्लियामेंट का। तो अभी भी बिलावल साहब ने रात को जो कहा है, तो ये मुस्लिम लीग नवाज वालों ने बिलावल साहब को यूज कर लिया और उनको जो है वो कमीशन में नहीं जाने दिया। तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। ने मुझे बताया था कि बिलावल साहब ने खुद जो है कहा था कि जी मियां साहब को कि जी आप फिक्र ना करें, ये मैं 26वीं आईनी तरमीम हर हाल में मंजूर करवा के रहूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरी तो 3 पुश्तों का मैंने, और उसके बाद मियां साहब ने कहा कि जिस तरह कहोगे कर लांगे। उसके बाद बिलावल साहब ने कहा मैंने जुडिशल कमीशन में जाना है। सही। अबू ने मुझे कहा कि आपने जायज लगाने हैं, इन्होंने जाने नहीं दिया। बड़ी ज्यादती है नून लीग वालों ने की है पीपल्स पार्टी के साथ। बहरहाल कादर मंदोखेल का मैंडेट वापस लेने के लिए कादर खान मंदोखेल साहब की तरफ ही जा रहा हूं। कादर खान मंदोखेल साहब, एक तो ये बिलावल साहब ने जो बात की वो भी जरा सुन लें, उस पर भी कमेंट कर दें, और दूसरा आपका क्या ख्याल है, आप भी एडवोकेट हैं कि कानूनी तौर पर पीटीआई जो है वो जो राना सनाउल्लाह ने साहब ने भी बात की कि सियासी तौर पर नुकसान उठा सकते हैं अगर मज़कूरा नताइज ना मिले, क्या कह रहे हैं बिलावल, ये जरा सुन लें पहले जी। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था, पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। जी कादिर खान मंदोखेल साहब, ये हम तो सोच रहे थे कि शायद आप लोग काबीना का भी हिस्सा बन जाएंगे बाकायदा हुकूमत का, ये तो बिलावल साहब की तो टोन बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये सिर्फ ये जो लेजिस्लेशन हुई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्या वो है या इसके अलावा भी कोई कमिटमेंट्स थी जो पूरी नहीं हुई? जी इस बात से पहले थोड़ा सा मुझे जो मोहतरम फैसल चौधरी साहब ने बात की है, एक तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी मैंडेट की भी बात कर रहे हैं और अली गौर बलोच साहब की भी बात कर रहे हैं, वो भी बेचारा मुतासरीन की लिस्ट में मौजूद है हमारे साथ। तो अली फैसल चौधरी साहब खुद गवाह है, जो इलेक्शन कमीशन में गालिबन उस दिन चौधरी साहब मौजूद थे, जो पूरा एक बंडल में इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमारे कारकुन ने
छीना है जबरदस्ती मुस्तफ़ा कमाल के लोगों से, जो इस वक्त भी मेरे सामने अलमारी में पड़े हुए, जो आज तक इलेक्शन कमीशन ना हाँ जवाब दे रहे हैं ना जा रहा है। मैंने यहाँ तक बोला ये जो बैलेट पेपर है, स्टैंप लगे ओरिजिनल, इनकी फॉरेंसिक करा दे। अगर ये जाली है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, और ये अगर असली है तो हमारे कारकुनों के हाथ में कैसे आ गई वीडियो मौजूद है। दूसरी बात, आपने जो बात की थी उसकी राना सनाउल्लाह की बात, बिल्कुल मैं से इख्तलाफ करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो पंजाब पुलिस की या इस्लामाबाद पुलिस की जबान ना बोले। और अभी देखिए पिछले हफ्ते अदालत के हुक्म पे जो PTI की आदत जो है इमरान खान साहब से मिलने गए, उन्हें दफा 144 के तहत, यानी मेरी अकल काम छोड़ देता है यहाँ पे कि अकल के अंधे पुलिस दफा 144 इस पे लगता है जो लोग कोर्ट की परमिशन से जेल में अपने कैद से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इतना बड़ा जुर्म तो छोड़ा क्यों? नंबर एक बात। इससे पहले आपको याद होगा इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के हेडक्वार्टर पे दावा बोल दिए और तजावरात की ट्रैक्टर बिल्डोजर ले आया। तो ये बचकाना हरकतें जो है ना ये PTI को मजीद जो है ना बूस्ट कर रही है, उनको फायदा दे रहा है। ये हुकूमत की जो है ना ये खिलाफ की चीजें जा रही है। और राना सनाउल्लाह साहब से मैं इस वजह से बात करूंगा कि आप वजीर दाखिला नहीं है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब है, तो आप क्यों इस तरह बातें कर रहे हो? और एक जमहूरी पार्टी के अंदर ठीक है, अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर एडवांस में ये बातें कि मैं 2 साल तक वो बैठने के काबिल नहीं होंगे, तो ये नामुनासिब बात है। और तीसरी बात, आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की, ये जो मीडिया उछाल रही है आज और कल से, आपको मैं याद दिला दूं जमीर हुसैन साहब, 5 नवंबर की मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, तमाम चैनल ने ये खबर छापी है जो बिलावल साहब ने आज बात की है। और वो बात ये है कि इससे पहले भी जो पंजाब में जहां हमारे MP MNA है, वहां पंजाब की हुकूमत ने उन डिप्टी कमिश्नर्स को लगाया जो एंटी पीपल्स पार्टी है। यानी हमारा उस वक्त भी कहना था कि आप मेरिट पे लगा ले, हमारे चेतना लगा ले, मगर ऐसा बंदा तो नहीं लगा जो पीपल्स पार्टी की दुश्मनी लेके बैठा हो। दूसरी, इसके बाद आपने देखा वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट थी, हमारे गवर्नर साहब ने, यकीनन उनका हक था। इससे पहले माजी में हमारे गवर्नर थे लतीफ कोसा साहब, मेरी बड़ी क्लोज रिलेशन उनके साथ रही है और आज भी है, और एक दूसरे के साथ पार्टी की पोस्ट पे हम साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो अदालत की तरह चला रहा हूँ, जो ऑर्डिनेंस या जो कानून साजी आते हैं मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। लेकिन उसके बावजूद फिर पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी साहबा ने फिर वो जिस तरह अल्फाज कहिए तो वो नामुनासिब बात थी, एक बात। उसके बाद अभी आप देख लें कि 26वीं तरमीम के हवाले से जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को उस पर राजी कर दिए, बल्कि जमीयत को राजी किए और इनडायरेक्ट PTI को राजी कर दिए। आपको याद होगा रऊफ हसन साहब और गौर खान साहब का कि ये 26वीं तरमीम तो हमारी ही मसौदा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब का जो किरदार है, और इसी दिनों में आप अगर उसके हवाले से सिंध में मजीद नहरें निकालेंगे, जो कि सिंध पहली खुशहाली का सामना कर रहा है, सैलाब में डूबा हुआ है बारिश के पानी से, तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह ये जो मसाइल है, तो आखिरी जुमला ये जो मसाइल है, ये मसाइल इत्यादी हुकूमतों के या इत्यादी पार्टियों के बीच में होते रहते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को ये अगर नाजायज मुतालबा है तो बता दिए आपका नाजायज मुतालबा है, अगर जायज है तो उस पर गौर करना चाहिए। सही, बिल्कुल। ये जब पहले चंद दिन पहले जब ये गुफ्तगू होना शुरू हुई तो उस वक्त कहा गया कि पीपल्स पार्टी अपनी कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो भी आपकी होती है कमेटी, उसकी मीटिंग होगी, इजलास होगा, उसके बाद बिलावल साहब कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो इजलास तो नहीं हुआ, लेकिन बिलावल साहब की स्टेटमेंट सामने आ गई। अली गौहर बलोच साहब, अब आप मुझे ये बताएं, एक तो कि अब मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मतलब ये कहा था कि पैनिक कर जाती है गवर्नमेंट के, स्वाबी में जलसा होता है और यहाँ पे कंटेनर लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस दफा तो शायद वो ज्यादा ताकत जोर से आएंगे, तो क्या पंजाब में भी रोका जाएगा, इस्लामाबाद में तो डेफिनेटली रोका जाएगा, तो ये सूरत हाल तो हालात खराब करने की तरफ ही जाएगी। और दूसरा जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिए। देखिए, बात ये नहीं है, असल बात ये है कि अगर आपको 9 मई के वाकयात याद हों तो उस वक्त आपको पता है कि ये तनकीद आज भी PTI के लोग करते हैं कि भाई अगर लोग जिना हाउस की तरफ बढ़े थे, या उन्होंने MM आलम का जहाज को आग लगा दी थी, या सरगोदा और मियां वाली की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए थे, मोटरवे जलाया था, KPK का रेडियो स्टेशन जला दिया था, तो आपकी सिक्योरिटी किधर थी? आप लोगों ने रोका क्यों नहीं उनको? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को एक तरफ तो सियासी पार्टी कहते हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान पर इस तरह से हमलावर होते हैं जैसे कोई दहशतगर्द है।
आपको ना रोका जाए। आप तो सियासत करने के लिए लाशें ढूंढ रहे थे। आप तो चाहते थे कि आगे से गोली चलती, कुछ बंदे मरते, उन मरे हुए लोगों के ऊपर जो है वो बानी पीटीआई सियासत करते और कहते कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया। अली तो गौर इसी साहब, तरह अभी भी यही चाहती है पीटीआई? आपको क्या लगता है अभी भी पीटीआई यही चाहती है? बिल्कुल, आप मेरी बात को मुझसे पूछने के बजाय अली अमीन गंडापुर का बयान देख लें कि हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, हम घरों में बता के आ रहे हैं कि हमारा जनाजा वो हम पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर ये बयानात देकर आ रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप हमलावर होने के लिए आ रहे हैं। ये सियासी प्रोटेस्ट वाले लोग तो ये बातें नहीं करते। चलें, वो अब बात हो गई, ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है। बिलावल साहब की बात पे क्विकली जरा उसके जवाब में अगर जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब भी फिर उसी, मैं समझता हूं कि वो उन्होंने अली अमीन वाला तो लबो लहजा नहीं अपनाया, लेकिन बात तो उन्होंने ठीक की है कि भाई अगर आपका तरीकेकार ये है और आप इस मकसद के लिए, मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद के लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? शर पसंदों से बचने के लिए अगर बिल्कुल आपकी बात आ गई। मैं सर बिलावल भुट्टो, अली गौर बलोच साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो बात मैंने आपको सुनवाई है, बिलावल भुट्टो साहब की, वो मुझे जरा उस पर कमेंट दे दें। अगले कादिर खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि पंजाब में भी आप लोगों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, बात यह है कि जो भी मामला तय पाए हैं, दो वो सियासी पार्टीज हैं, इत्तेहाद में हम लोग बिल्कुल इकट्ठे हैं और एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन वो पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं और जाहिर है कि दोनों पार्टीज ने अपनी सियासी स्पेस भी कायम रखनी है। तो मैं समझता हूं कि जो बिलावल भुट्टो साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमेशा से ही जो दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप है, जिसमें जरदारी साहब हैं, जिसमें हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, इन्होंने हमेशा बैठकर इमिकेबली मामलात को हल किया है। और मैं समझता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है तो अब भी किसी फोरम के ऊपर बैठकर उनको हल कर लिया जाएगा, रिजॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। जो उनकी जायज बातें हैं, हमेशा नून लीग ने और नून लीग की लीडरशिप ने हमेशा उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा है। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फैसल चौधरी साहब, एक तो बिलावल साहब की बात पे आप भी अगर कमेंट करना चाहें तो करते हैं क्विकली। दूसरा ये कि अलीमा बीबी और बुशरा बीबी की सियासत में आना ना आना, ये क्या ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है सोशल मीडिया पे? देखिए जी, बिलावल साहब ने जो बात की है उसमें जो सबसे काबिल एतराज़ बात तो ये है कि उन्होंने नून लीग को बेशर्म हुकूमत कहा है और उन्होंने कहा कि हमसे ये ना मशवरा करते हैं ना ये कोई और बात करते हैं। तो ये तो अल्फाज जो हैं ये नामुनासिब हैं और ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए और नून लीग को भी अपने तरीक़ेकार पे गौर करना चाहिए। हर वक्त इस्तेमाल करके बंदे को छोड़ देना। बिलावल भुट्टो साहब नहीं सोए इतने रातें और बेचारा इस यंग एज में शादी मादी की उम्र है और वो 26वीं तरमीम करवाते फिरे और उसको इस्तेमाल करने के बाद उनको फ़ारिग कर दिया। तो ये जुल्म जो है ये नून लीग का वतीरा है। ये पीपल्स पार्टी पहले भी इस्तेमाल हुई है, अब भी हो रही है, आइंदा भी होती रहेगी। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी भी खुशी खुशी इस्तेमाल होती है, ठीक है, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं। सही। तो लेकिन ये जो ज़बान है बिलावल साहब की, ये अपने अंकल्स के बारे में मुनासिब होनी चाहिए, जो भी है छोटे तो है ना। सही, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि बुशरा बीबी और उनकी, वो मैंने आज इमरान खान साहब ने जो अंदर मीडिया पे बात की, क्योंकि आप देखें ना, आप मीडिया बहुत आज़ाद है, इतना आज़ाद है कि आप अंदर की बात रिपोर्ट नहीं कर सकते, इतना आज़ाद है कि अंदर की बात की खबर नहीं लग सकती, इतना आज़ाद है कि आपके रिपोर्टर जो हैं वो बेचारे सहमे टिकट्स तो लिख लेते हैं, आपसे चलाए नहीं जाते, ठीक है ना। और इतना आज़ाद है तभी तो आप आके हमें बता देते हैं ना कि ये बात हुई, तो अभी बता दें फिर। मैं तो बता रहा हूँ ना कि इतना ही आज़ाद है कि आप बानी करते हैं, नाम इमरान खान का लेने से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है आप लोग करेज पकड़े हैं। ये बुशरा बीबी का आज मैंने मैसेज खान साहब ने जो अंदर बात की, मैंने वो रिपीट करी। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जो अभी कादर मंदोखेल साहब ने, और कादर मंदोखेल साहब की मैं इस बात पे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि सियासी वर्कर है और इन्होंने जो पीपल्स पीटीआई की क़यादत के साथ हुआ और ये जो बचगाना और तिफलाना हरकतें की हैं नून लीग की पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, वो उसकी इन्होंने मजम्मत भी की है। ये एक अच्छी बात है और एक
जो मैच्योर पॉलिटिकल वर्कर होता है, डेमोक्रेसी जो है वो एहतजाज की इजाजत देता है, दूसरे पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत करता है। और ये क्योंकि नून लीग के तो बानी जो हैं वो बानी जनरल ज़िया-उल-हक थे, क्योंकि इनके अपने तो जमहूरियत इख्तियार है कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो फ़र्क तो, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी इनके लीडर, तो फ़र्क तो थोड़ा बहुत होगा ना। दो के बड़ी मेहनत से पीपल्स पार्टी ने उनके नज़रियात को, अकायद को, अपने पीपल्स पार्टी के उनको बर्बाद करने में बड़ी मेहनत की। लेकिन माज़र से मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्विकली मुझे एक चीज़ बता दें। बुशरा बीबी ने जो उन्होंने इमरान खान साहब ने आज कहा है कि उन्होंने बिकॉज मेरी पार्टी तक एक्सेस पिछले 2.5 में रोक दी गई, मेरे दोस्तों से मुलाकात नहीं उन्होंने दी, तो फिर जो सियासी जो मैंने पैगामात देने थे वो उनके ज़रिए पहुँचे हैं। वो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज मीटिंग की है, वो उन्होंने किया। इसके अलावा ना बीबी की डिज़ायर है सियासत में, ना वो करना चाहती हैं, ना वो करेंगी। सही, ठीक, बिल्कुल सही। मतलब इन 20 सेकेंड्स डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अगर नहीं मिलते तो क्या हैं, क्या मतलब लग क्या रहा है कि कर लेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ये ना सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत आइन बहाल होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैंडेट भी लोगों को वापस आएगा। ट्रम्प की कॉल आएगी 26 में तरमीम, ट्रम्प की कॉल आएगी। ट्रम्प की कॉल नहीं आए। वैसे एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि आप लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि फिर एक मतलब जरा थोड़ा सा विक्टिम कार्ड जो है वो ट्रम्प को भी दिखाया जाए कि देखिए नहीं, विक्टिम कार्ड पीटीआई को दिखाने की जरूरत है। चलें, जो पिछले 2.5 साल से हुआ है, क्या वो आपको पता लोग सोए हुए हैं या दुनिया सोई हुई है, या दुनिया जो है वो यहाँ पे मतलब इस तरह तो नहीं होती ना कि यहाँ पे उधर ब्रीफिंग हो जाए और आप लंबे पड़ जाए। दुनिया तो आंखें खोल कर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और जो आज 5 रोज़ा मुज़ाकरात IMF के साथ ख़त्म हुए हैं उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन हमें ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनवरी से पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स लागू किया जाए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होगा, क्योंकि लाहौर में, पंजाब में तो बाकायदा पीपल्स पार्टी और PTI ने मुखालफत की इसकी, और अब क्या लगता है आपको? ज़मीर साहब, गुफ्तगू इस तरह से है कि पाकिस्तान में 77 साल में हमने जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, जिसका मतलब है आप नौकरी पेशा हैं, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई और काम करता है, सबको अगर मसावी करना हो तो एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर टैक्स आपने सिर्फ ये कहकर कि ये सूबाई मामला है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। और आज 77 साल गुजर गए, 20% जो इस वक्त GDP का है, 20% वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक मिलाकर है, उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। अब ये तो आप पे डिपेंड करता था ना कि आप ये लगा लेते तो आपकी इनकम जो कि 2, 4, 8 अरब के दरमियान रहती है वो बढ़कर शायद बहुत आगे जा सकती थी। अब आपने लास्ट टाइम IMF के कहने पर ये एग्री किया कि अक्टूबर के ख़त्म होने तक आप लेजिस्लेट कर देंगे। अब आप ये भी देखिए कि IMF अगर ना आता इस दफ़ा, मतलब मैं भी थोड़ा सा कमेंट भी करता हूँ, आई टेक कमिंग ऑफ द IMF एज अ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, और उसकी वजह ये है कि अगर IMF ना आता, ये स्टॉक टेकिंग ना होती, और हम हर चीज़ की गुफ्तगू कर लेंगे क्या क्या स्टॉक टेकिंग हुई, तो आप शायद पीछे रह जाते पहले रिव्यू को कंप्लीट करने में, और अगर प्रोग्राम डिसरप्ट हो जाता तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती। ये बहुत ही मतलब अहम गुफ्तगू है। तो आपने एंड ऑफ अक्टूबर तक लेजिस्लेट करना था 4 प्रोविंसेस में। ज़मीर हैदर साहब, ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, ये हदफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन करके देती हैं अथॉरिटीज़ किसी भी मुल्क की, हमने नहीं किया। अब आप देखिए कि IMF पाकिस्तान आता है, पंजाब में लेजिस्लेशन हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की। मैं सुन रहा हूं कि KPK इज मूविंग नेक्स्ट ऑन दिस, और फिर देखेंगे कि बाकी प्रोविंसेस भी। मैटर तो देखें ना, ज्यादा KPK अपना पंजाब, KPK और पंजाब मेजर 3 ये हैं जो एग्रीकल्चर बेसिकली है। बलूचिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत है, काफी।
जी जी। सो ये मूव कर जाएंगी। सो एक तो अब अगर इसको देखूं कि स्टॉक टेकिंग हुई, मालूम हुआ कि हमने नहीं लेजिस्लेट किया था, फॉलो अप होना शुरू हुआ। इसी तरह आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एंड आई हैव टू गो इनटू डिटेल, कि पहले पंजाब ने पहले क्वार्टर में एक बहुत बड़ा नेगेटिव यानी कि सरप्लस देने की बजाय डेफिसिट दे दिया था 160 अरब का। सही। अब मैं हैरान हूं कि आज उन्होंने इसको तब्दील कर दिया है 40 अरब सरप्लस में, यानी कि 200 अरब की डिस्क्रिपेंसी कहीं आ गई है। और उसके बाद जो प्रोविंशियल सरप्लस का हदफ था 342 अरब रुपए का, वो 360 पे जाकर यानी कि 18 अरब ऊपर मीट हो गया है। चले, मे बी देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, लेट्स वेट के फंड क्या कहता है। तो मिरेकल भी तो हो सकता है वैसे। सो आई मीन उसकी डिटेल देखना पड़ेगी। एंड ऑनेस्टली यू नो, मैं आपने मेरे से कई दफा गुफ्तगू की है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये गुफ्तगू करता हूँ। फिर आपने अगस्त में कहा था पीआईए बेच देंगे, नहीं बिका, चलें उसकी मुहरकात पे वी कैन हैव अ डिस्कशन, बट अब आपको आगे फंड के साथ करना तो था। आज आप देखिए सीसीओपी की मीटिंग हो जाती है, उसमें बिड भी रिफ्यूज हो जाती है, एक नई चीज ऐड हो जाती है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी सोचेंगे। सो यू हैव थिंग्स मूविंग देयर। 12,970 अरब का एक हदफ है, मैं आज भी समझता हूँ कि ये मीट नहीं होगा जब हम साल खत्म करेंगे टैक्स का, बिकॉज 40% बढ़ाना, मेरा ये ख्याल है कि आज भी फंड को कन्विंस करना चाहिए कि इसमें अगर कुछ कमी बेशी रह भी जाती है, जो कि रह जाएगी, तो आप इसको एक्सपेंडिचर को संभाल कर, यानी कि जिसका मतलब ये है कि जारी अखराजात 21% ना बढ़ाइए, पीएसडीपी को 300-400 अरब कम कर दीजिए, जारी अखराजात प्रोविंसेस भी कम करें। अब ये देखना है, ये बातें तो सब मैंने की हैं ऑन द पॉजिटिव साइड के एक स्टॉक टेकिंग हो गई। एक स्टॉक टेकिंग ये भी हुई है ज़मीर साहब के 2.5 अरब डॉलर की एक शॉर्टफॉल थी इन द अमाउंट दैट वी हैड टू गेट। एक आईडीबी या की एक फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी है, ये मैंने कई दफ़ा पाकिस्तान के लिए, आई थिंक सबसे पहले शायद जब निगोशिएट हुई उसके बाद कई दफ़ा मैंने निगोशिएट की है, वो उसमें ऑलरेडी 5 माह का डिले आ गया है। देखें 1200 जो हमने लेने थे उनसे मिलियन, 1.2 बिलियन, ये हर माह के 100 मिलियन डॉलर आने थे। अब 5 माह गुजर गए हैं तो 500 मिलियन का शॉर्टफॉल आ गया, तो फंड ने जरूर डिस्कस किया होगा। लेट्स होप कि उस पर कोई मूवमेंट हो, हम अथॉरिटी से सुन लें। ये तो है एक ओवरऑल जायजा मैंने रखा, और मैंने इसको नेगेटिव एंगल इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं IMF के बगैर इस वक्त मुल्क को चलाने को तरजीह नहीं देता। मैक्रो स्टेबिलिटी या थोड़ी सी जो बेहतरी है वो उसी वजह से है। बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बता दें कि ठीक है, आपने कहा कि लेजिस्लेशन मुकम्मल हो चुकी होनी चाहिए थी। मेरा मतलब सवाल ये है कि ये पहले भी बहुत दफ़ा कोशिशें हुई कि जी ज़रूरी आमदन पे टैक्स लगाया जाए और फिर नहीं लग सका, लेकिन चलें आप कह रहे हैं कि अब ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं। बताया ये गया IMF को कि KP ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, वो भी जल्द लेजिस्लेशन कर देगा, लेकिन सिंध शायद अभी भी रिलक्टेंट है, वो तैयारी नहीं कर रहे, वो भी आने वाले दिनों में देखते हैं। अब ये है कि अब ऑयल फैसिलिटी की भी बात हो रही थी कि सऊदी अरब हमें ऑयल फैसिलिटी दे देगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा हमें ट्रेड के ऊपर जो है हमारे, अब जो हम इतने हज़ारों खरबों डॉलर जो लगाते हैं तेल की इंपोर्ट पे, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब उस पे स्टेटस क्या है? देखिए स्टेटस तो ये है कि ये फैसिलिटी जो है ये चूंकि सऊदी अरेबिया के कंसेंट से आई थिंक आगे मूव करेगी। सऊदी अरेबिया से और भी बातचीत चल रही है, रेकोडेक पे अभी आगे बढ़ना है हमने। सो मे बी इट्स ये ओवरऑल तनाजुल हो। मे बी कई दफ़ा ये होता है कि चूंकि इस वक्त पोजीशन थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है ना, 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 2 माह का इंपोर्ट कवर आ गया है, तो हो सकता है हमने स्लैक कर दिया और ना उस तरह फॉलो किया हो। दैट्स वाई वी कीप गोइंग बैक टू माई फर्स्ट हाइपोथेसिस कि IMF के आने से आपने एक स्टॉक टेकिंग करके आपको ही किसी ने बता दिया, आपके बैंकर ने, कि ये चीज़ें अथॉरिटीज़ को करनी थी, नहीं हुई। देखिए असल बात तो इन दी एंड ये है ना कि प्रोग्राम भी आपका है, मुल्क की बाकी काम भी आपके हैं। एक दफ़ा फिर ये बात सामने आई है ना कि विदाउट द IMF अम्ब्रेला आप खुद ये काम उस तरह करने को शायद आज भी उस तरह तरजीह नहीं दे पा रहे जो आपको देनी थी। I mean, and that is for me the uncomfortable part where I've spoken about a positive side. I think ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। 1.2 बिलियन की ये 100 मिलियन की फैसिलिटी कई दफ़ा ली जा चुकी है, हमने भी यूज़ किया है, मैंने खुद जैसे आपको कहा कि है, तो इसको ले लेना चाहिए। सही। अब जो the more important part is कि ये क्या हम जो उनका अब कम्युनिके है, we wait for that, वो इनकी बात सब सुन गए होंगे, अथॉरिटीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले लिया होगा। नाउ वी हैव टू वेट के व्हाट डू दे से, वेयर डू दे सी थिंग्स, इज देयर एन एडजस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, इज देयर अ करेक्शन दैट इज रिक्वायर्ड,
and if so, what is that correction, what is the time frame, and what are the measures that we need to take? Let's wait for that communique to come through. बिल्कुल। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, एक चीज और मुझे जरा बताएं कि ये अब आपने बेसिकली आप लोगों का जो भी कोशिशें हैं वो ये है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएं, और अभी तक हालात शायद उस तरह के बन नहीं पा रहे। मतलब जाहिर बात है, जहाँ पे आनी है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, रेकोडिक है या बलूचिस्तान में आप बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं हैं, रिलक्टेंट हैं बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और वही जो खारजी जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है कि IMF का मतलब पॉजिटिव नोट दे देना, ये क्या इन्वेस्टर को थोड़ा सा इनकरेज करेगा कि येस वी कैन लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? Zamir sahab, just go back 6 to 8 months. We were not letting people take their dividends out of this country, जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी। तो उस वक्त जाकर किसी को ये कहना है कि ज़मीर साहब प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ब्रिंग FDI, बट वी वोंट लेट यू टेक इट आउट। IMF का प्रोग्राम होता है, स्टेबिलिटी आती है, रिजर्व्स का बिल्डअप होता है, आपने ये तो अलाउ किया कि डिविडेंड ले जाएं। ये मेरा ख्याल है पहला कदम था टू ओपन अप पाकिस्तान टू द फॉरेनर्स एंड से कि यार वी आर सीरियस अबाउट दिस, अब हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट है कहाँ। देखें, इंटरेस्ट एक एग्रीकल्चर में है, माइंस एंड मिनरल्स में है, बड़ा क्लियरली। और तीसरा इंटरेस्ट अभी भी चल रहा है, जो चाइना का इंटरेस्ट है, वो अगर CPEC 2 के कोई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ML1 है रेलवे का, बट वो भी अभी ट्रांसपायर नहीं कर रहा, कोई इंडस्ट्री मूव कर जाती है। सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल। रेकोडिक अगर हो जाता है, अब कोई अगर 15% हिस्से जब चले जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, अब देखें ना, ये कहना कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी कभी कहता हूं 4 से 5 अच्छे बिडर PIA के टेबल पर सामने आकर बैठ गए थे। पेगासस इंटरनेशनल एयरलाइन, वो जो दूसरी एयरलाइन अरेबिया जिसको कहते हैं, जो जना को बैक करती है। सो अब ये 2 लोग तो आ गए थे ना। ज़मीर साहब, अगर कोई ये समझता है ना कि 250 एयरलाइन वाली एमिरेट्स जो है वो अब शायद G2G में आ जाए, बट वो आके 15 एयरक्राफ्ट वाली एयरलाइन PIA में इंटरेस्टेड होगी। सो यू हैड 4-5 पीपल, आप उसको मटीरियलाइज नहीं करा पाए। अगेन मैं बार बार कहता हूं कि लेट्स लुक इनसाइड कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वर द रीजंस दैट वी कुड नॉट फिनिश दैट ट्रांजैक्शन। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रांजैक्शन बड़ी दिखानी थी PIA में, I was praying and hoping कि that would be the transaction। एक और बात कहूं कि आखिरी बात कि जो पहले 9 माह के अहदाफ हैं FDI के, वो चाइना की वजह से आज भी बहुत नहीं गिरे, वही $1.5-2 बिलियन के करीब। And we are hopeful। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपके बात का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।